आप सब ने बचपन में कहानी सुनी होगी। कहानी क्या है? एक ऐसी चीज़ कि अगर कोई नया नया अमीर बना हो, पैसे वाला बना हो, तो हम कहते थे कि भाई टाटा बिरला बन गए हो क्या। तो ये जो एक लोकोक्ति थी, एक जो अपभ्रंश था, एक जो कटाक्ष था कहने का, ये ऐसा कहने का था कि भाई नए नए अमीर बने हो, नए नए पैसे वाले बने हो, टाटा बिरला बन गए हो क्या। ये कहानी उसी टाटा बिरला में से रतन टाटा की कहानी है, जिनका आकस्मिक निधन हो गया है। 86 ईयर्स की उम्र में हुआ है निधन इनका, 9 अक्टूबर को। वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि इनके के बारे में जितना बात किया जाए वो कम ही है। आप सब ने पढ़ा भी होगा, यूट्यूब के माध्यम से देखा भी होगा, बहुत सारी कहानियाँ हैं इनकी। इतनी बड़ी एक अनुभव होना, उसका एक्सपीरियंस होना लाइफ में, और इतने बड़े परिवार से होना, लेकिन असाधारण प्रतिभा होते हुए साधारण से ज़िंदगी जीना, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ जो पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया सीरीज़ है, ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से मैं इस वीडियो में इनके 10 कोट्स को कहने की कोशिश करूँगा जो आपके लाइफ चेंजिंग कोट्स हो सकते हैं। उसमें कुछ स्टोरी भी बताऊँगा, कहानी भी बताऊँगा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इसके कहने के पीछे लॉजिक क्या है। 10, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 जो इनके कहे कोट्स हैं, जो मोटिवेशनल कोट्स हैं, जो शायद आपके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन ला सके, थोड़ा आप समझ सके कि अच्छा, ये इतना बड़ा इंसान अगर कुछ कह रहा है तो कुछ तो उसकी वैल्यू होगी, उसका कुछ न कुछ तो अपने लिए कुछ महत्व होगा। क्योंकि रतन टाटा ने अगर कह दी तो बात निकल गई, जब वहाँ से निकल गई तो वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए यूज़फुल है, उपयोगी है। तो ग्रेट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया सीरीज़ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रतन टाटा जी के बारे में। लोग तो कुछ सर रतन टाटा भी कहते हैं, और सर क्या, मुझे तो लगता है कि भारत जो है, ये जो भूगोल है, इसमें रतन टाटा की ख़ानदान जो है, जमशेदजी टाटा, उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। मतलब आप सोचें कि नमक बनाने से लेके जहाज़ तक इनका ऐसा योगदान है। आप पढ़ के कोशिश करिए। इनके नमक, टाटा नमक हम बचपन में यूज़ करते थे, अभी तो बहुत सारी कंपनीज़ आ गई है। टाटा नमक बनाना, स्टील का निर्माण करना, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स में टाटा मोटर्स, फिर उसके बाद ऑर्नामेंट्स में टाइटन, फिर तनिष्क का होना, फिर फर्स्ट एयरलाइंस भी इनका ही था। बाद में गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया, बाद में फिर वापस जब वो लॉस में चली गई तो इन्होंने उसको रख लिया अपने पास। लॉस मेकिंग कंपनी है एयर इंडिया, फिर भी टाटा ने उसको प्लेज किया। मतलब क्योंकि भाई ये ख़ानदानी है ना, इनके बिज़नेस का मॉडल भी ऐसा रहा है कि भाई लॉस मतलब नहीं है, मतलब सिस्टम से है कि उसमें काम करने वाले लोग, उसकी क्या गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के रोज़गार है, घर परिवार चल रहा है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, और चूँकि इनके ख़ानदान से निकली हुई चीज़ थी तो वो रखना चाहते थे। सो ही इज़ ट्रूली एक रिमार्केबल इंडस्ट्रियलिस्ट ही वाज। ठीक है, अभी भी हमारे यादों में रहेंगे रतन टाटा। इसलिए आपने देखा कि इनके मरने के बाद जो रील्स वगैरह बन रही थी, उसमें कहीं ना कहीं ये भावात्मक एक संदेश था, एक संयोग था। सब अपने आप में जुड़ने की कोशिश कर रहा था, सबकी आंखें नम थी, सबको ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान जो अपना था वो खो गया है, बिछड़ गया है। लेकिन हमारे अतीत में, यादों में उनकी बातें, उनका जो योगदान है भारत के प्रति, वो तो रहेगा ही। टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, TCS, बहुत बड़ी कंपनी, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी, जहाँ पे एक नौकरी मिल जाए तो आप कहेंगे कि अरे क्या बात है। ये हुई बात। फिर और मतलब जो टेक्सटाइल्स में आप देख सकते हैं इनके ब्रांड्स हैं, जैसे ट्रेंड है, वेस्ट साइड करके है। आजकल बड़े बड़े मॉल्स में आप जाते होंगे, जहाँ पे आप स्टारबक्स कॉफ़ी पिया होगा आपने, वो टाटा एलायंस का ही प्रोडक्ट है वो स्टारबक्स। आजकल जो घर शहरों में जो ऑनलाइन आप सामान मंगवाते हैं ना ग्रोसरीज़ का, उसमें एक बिग बास्केट, टाटा का ही ये प्रोडक्ट है। तो जितना कहें उतना कम। मतलब आप कहीं भी जाएं, मैं अगर गिनती शुरू करूं तो कम से कम 50-60 ऐसी कंपनी है जिसके बिना हम सोच ही नहीं सकते। गर्मी का महीना है, AC चलानी है, वोल्टास, ठीक है ना, ऐसी स्थिति है। तो टाटा के बिना तो कल्पना संभव नहीं है। इस भूधरा को अगर किसी ने पहली बार संजोया है, बनाया है, और इंडस्ट्रीज होने के नाते कंपनी का निर्माण तो करना ही है, लेकिन उस पैसे का, उस रेवेन्यू का लोगों को समर्पित कर देना। कहते हैं कि उनके जितनी इनके जो
कुल जो आय होती थी ना उसमें 66% ये डोनेट कर देते थे। सोचो क्या नोबल एम्बिशन रहा होगा उस परिवार के लिए जिसने ताज होटल बना के सरकार को समर्पित कर दिया। ताज होटल जो है वो टाटा का ही है, उसको समर्पित कर दिया। और ताज होटल ऐसे मुंबई नहीं है, दिल्ली में भी ताज होटल है, अन्य जगह पे भी ताज के अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं, प्रोडक्ट है, मतलब एक सेटअप है टाटा ग्रुप का। तो ये बात हुई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है। कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कैंसर का अस्पताल है बॉम्बे में, क्या है उसमें इलाज होता है। हमारे ख्याल से हर एक गरीब से गरीब इंसान का पहले उसमें इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो ये नोबल कॉज रहा होगा। और कुछ कॉज तो मैं स्टोरी के माध्यम से बताने वाला हूँ कि, और ये भी कहना चाहता हूँ कि रतन टाटा जी ने बहुत साधारण सा लाइफ जिया, साधारण सा लाइफ। मतलब ये देखो दो चीज़ मैं मानता हूँ। कुछ लोग क्या होते हैं, बड़ी गाड़ी से निकलेंगे और रोड के साइड चलते चलते लोगों को दान दे देंगे, कुछ बांट देंगे और फ़ोटो खिंचवा के कहेंगे देखो देखो मैं बहुत गरीबी का काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नोबल काम कर रहा हूँ। बट रतन टाटा इंसान जो टाटा नैनो से निकल रहा है, बिना ड्राइवर के निकल रहा है, बिना बॉडीगार्ड का निकल रहा है, ये होती है अंदर से जो इंसान अपने आप को असाधारण प्रतिभा होते हुए साधारण महसूस करे ना, वही इंसान असली इंसान है। अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं वो सब दिखावा है और लोग समझ आता है। इसलिए इनके मरने के बाद लोगों को इतना दुख हुआ। जैसे अब्दुल कलाम जी के जाने के बाद मुझे पर्सनली मैं फील कर रहा हूँ, जो एक सेंटिमेंट बना था लोगों में कि भाई कोई इंसान चला गया, द सेम फीलिंग वी हैव एज ए इंडियन आफ्टर पासिंग ऑफ मिस्टर रतन टाटा। तो सबसे पहला जो इनका कोट है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ़ यू वांट वॉक फार वॉक टुगेदर। अगर ज़िंदगी में अगर जल्दी चलना है अकेले चलो, जल्दी कुछ अचीव करना है ना, जल्दीबाजी में अकेले चलो, सबका त्याग कर दो, परिवार, समाज, मित्र। पर अगर काफ़ी देर तक जाना है, दूर तक जाना है, तो सबको साथ लेके चलो। मैं यही हमेशा ये मानता हूँ कि जब आप सक्सेसफुल हो जाए, मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है, आपने भी ऑब्ज़र्व किया है कि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपका मित्र, आपका भाई, आपका पड़ोसी जिस दिन एक मकाम को पाता है वो सबको छोड़ देता है, घर जाना छोड़ देता है, आपसे मतलब ख़त्म कर देता, ना आपसे मिलना चाहता है, ना वो आपके घर आना चाहता है, ना वो आपको बुलाना चाहता है। और इस कदर से आपसे मुड़ता है कि भाई तुम लोग जाओ, अब तुम किसी काम के नहीं रहे, मेरे को सक्सेस मिल गया, और वो दिन दुनिया से मतलब ख़त्म कर देता है। आपने देखा होगा उनके माँ बाप को भी लोग त्याग देते हैं कुछ। तो आप इस शॉर्टकट से कुछ दिन तक तो अचीव कर सकते हैं, मुकाम पा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आप पा सकते हैं। लेकिन याद रहे काफ़ी दिन तक नहीं चल सकते। जब आपकी उम्र एक उम्र बीत जाएगी तो आपको इन चीज़ों की याद आएगी, क्योंकि जिसके लिए आप ये कर रहे हैं वही आपको भगा देगा एक दिन। आपके बच्चे ही आपको कहेंगे कि ठीक है टाटा बाय बाय, ये हम चले गए विदेश, अब आप देख लो इंडिया में जो भी करना है करो, अपना संभालो, घर मकान ज़मीन जायदाद। फिर आप कहेंगे कि मैंने किसके लिए किया, तो फिर आपको लगेगा ये सब इतना अचीव करके मिला क्या। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपको फास्ट मूव करना है तो अकेले आप चल सकते हैं, लेकिन अगर काफ़ी देर तक टिकना है, काफ़ी देर तक चलना है, अपनी सक्सेस को लेके कामयाबी को शिखर तक रखना है, कामयाब रखना है, सबको साथ लेना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। कोट नंबर 1 आपके जीवन के साथ उपयोगी, उसको समझिए आप। कोट नंबर 2, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज़ देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। आपके ऊपर अगर पत्थर कोई फेंके ना, पत्थर को समेटो, ले लो और उसको मॉन्यूमेंट बना दो, उसे एक खूबसूरत चीज़ पैदा कर दो। मतलब आपकी कोई बेइज्जती करे, आप पे कोई कंकर पत्थर मारे, कटाक्ष करे, आपकी बुराई करे, वो सबको समेट के ना अपने को कन्वर्ट कर लो अच्छाई में, कुछ नया कर लो। इसके ऊपर कहानी ये है कि जब इन्हें लगा कि अपना इंडिजीनियस कार होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि उस टाइम कार था नहीं, जो भी प्रोडक्ट यूज़ होता था फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट हुआ करते थे, उसके कम अप्लाइंसेस हुआ करते थे, अपनी कार नहीं थी। अपनी जो कार होती है ना, जब इसमें सारा कुछ अपना सब कुछ सामान लगा हो, सारी अपनी टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ हो। तो जब इन्होंने एक कार की शुरुआत की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा, तो इंडिका कार इन्होंने पहली बार बनाया, और वो उसका सेल ठीक से हुआ नहीं, उसका आउटपुट बढ़िया हुआ नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा रहा नहीं। तो इनको लगा कि यार ये तो ठीक नहीं है, कुछ न कुछ फेलियर आ रहा है, टेक्नोलॉजी शायद कंपैटिबल नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो ये गए यूके
और यूके में एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड की कार भी आती है, आपने देखा होगा। फोर्ड के एंडेवर आता है, बहुत बड़ा एसयूवी टाइप का है, और भी कारें आती हैं फोर्ड की। तो फोर्ड के पास गए, बिल फोर्ड के पास, उन्होंने कुछ सुझाव रखने की कोशिश की, प्रस्ताव रखने की कोशिश की। तो बिल फोर्ड साहब ने इनको मजाक में वहाँ से फारिग कर दी। फारिग मतलब कहा कि ठीक है जाओ, हम आपकी बात सहमत नहीं है। और वो कटाक्ष किया कि भाई ये क्या तुम्हारा टेक्नोलॉजी है, हमारा तो अलग डिफरेंट टाइप का टेक्नोलॉजी है, हम तो अलग ब्रांड का बनाते हैं कार, ये कंपेटेबल नहीं है तुम्हारे साथ ही बिज़नेस डील। तो बेचारा निराश हो गए, नाराज़ हो गए, इंडिया आ गए, कहानी पलट गई। 10-15 साल के बाद जो फोर्ड की बहुत बड़ी लग्जरियस कार होती है, JLR, जगुआर एंड लैंड रोवर, बहुत बड़ी कार है, ड्रीम होता है लोगों का। तो जब इस तरह का ड्रीम है तो फिर अब बात तो बड़ी होनी चाहिए ना। तो जब वो कंपनी घाटे में चलने लगी, वहाँ पे उसके प्रोडक्ट को अच्छा मार्केट मिलना था, उसको कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा था, तब वो रतन टाटा के पास आए और रतन टाटा को कहा कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है हमारी। रतन टाटा ने उस बात को याद किया और रतन टाटा ने उस कार को एक्वायर कर लिया, कंपनी को एक्वायर कर लिया इसके प्रोडक्ट को। अब जो JLR की कार होती है वो टाटा की कार है। जो जगुआर परचेज़ अगर कर पाएँ आप ज़िंदगी में, लैंड रोवर अगर आप उसके प्रोडक्ट रेंज रोवर होता है, तो अगर आप वो ले पाएँ तो आप खुशकिस्मत हैं, बड़े पैसे वाले हैं, अमीर हैं। उसकी अलग क्लास है, उसकी अलग ब्रांड है, वैल्यू है, उसका अलग ही थीम है। बट कहने का मतलब है कि जिस इंसान ने इनको एक बार धुतकारा था, लताड़ा था, बेइज्जत किया था, वही इंसान इनसे सॉरी मांग रहा है, कह रहा है भाई हमारे कंपनी को तुम ले लो, हमारे कंपनी घाटे में चल रही है, यू वांट टू कोलैबोरेट विथ यू, वी वांट टू सरेंडर हियर एंड टेक देम अवे। और टाटा ने उस कार को खरीदी। इसलिए अगर आपके ऊपर, आपकी कठिन समय में अगर आपको कोई कटाक्ष करे, आपके ऊपर आपत्ति करे, उंगली डाले, आप कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, नकारा है, तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, वो सारी चीज़ों को सुनते हुए अपने सही वक्त का इंतज़ार करो, सही वक्त का इंतज़ार करो, और वो सारी बात को याद रखते हुए उसको एनर्जाइज़ करो। वो जो स्ट्रगल होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, तो उसको जब आप यूज़ करेंगे ज़िंदगी में, कामयाब हो जाएंगे, मोन्यूमेंट बना देंगे। ये हुआ सेकेंड कोट। आगे चलते हैं। डोंट बी सीरियस, एन्जॉय लाइफ एज इट कम्स। लाइफ में कभी ज़्यादा सीरियसली मत लो लाइफ को, अरे ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमने तो ऐसा सोचा था, ऐसा हुआ। लाइफ को एंजॉय करो। भाई साहब, रतन टाटा जैसा आदमी अनमैरिड रह गया, इसका मतलब नहीं कि उनके पास मलाल नहीं था। ये कहते हैं कि जीवन में 4 बार ऐसी संभावना बनी जहाँ पे मैं शादी करने के क्लोज आ चुका था। 4 बार ऐसी संभावना, 4 टाइम्स, और सक्सेसफुल नहीं हुआ किसी न किसी रीजन से। इतना बड़ा पैसा वाला इंसान, हज़ारों करोड़ का मालिक, ज़िंदगी में अकेला चला गया। एक नाकामी कह सकते हैं आप, समाज उसको नाकामी कहता है, बट वो अलूंगा अंदाज़ अलग था। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे लगता है मैं कभी कभी अलोन फील करता हूँ, बट जो चीज़ नहीं मिला उसमें सोचना क्या है, इसमें मुझे को इतना सीरियस क्यों होना है। और यहाँ पे आपकी एक गर्लफ्रेंड छोड़ के चला जाए, आप तो भाई साहब मजनू बन जाते हैं। आपकी एक गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाए, मजनू बन जाते हैं। आपको पता नहीं, एक चली गई, 2-4-6 महीने दूसरी मिल जाएगी, उसमें उतना सीरियसली लेना नहीं है। सीरियसली लेना नहीं है लाइफ को। जो मिला है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं मिला उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। ज़िंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, उसका भी एक खुशबू है, उसकी एक किरदार है कि भाई कुछ नहीं मिला तो कुछ तो रहना चाहिए ना, कि भाई हमें नहीं मिला। सब कुछ अगर मिल ही जाएगा तो फिर इंसान, फिर वो उसकी यादें क्या रहेंगी। इसी यादों को समेट के रखिए। जो मिला बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला उसमें अपने आप को बर्बाद नहीं करना है। उसमें ये सोचना है नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है ना। कुछ तो नाराज़गी होनी चाहिए अपने आप से, ऊपर वाले से, ये तो होना चाहिए इंसान के रूप में। कहने का मतलब ये है, डोंट टेक टू मच सीरियस in life the things which are not coming in the way, just live as it is and it comes। ऊपर वाला जो देता है अच्छा सोच के देता है। 4th कोट है कि deal with crisis is such a way that you can hold your head high and sleep well at night। कोई भी परिस्थिति, विपत्ति अगर जब आए, क्राइसिस आए, समस्या आए, तो इस तरह से डील करो, इस तरह का आर्ट सीखो कि ईमानदारी से, मतलब बोलते हैं ना, सर बुलंद करके, ऊंचा करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, उससे लड़ो कि जब रात में जाए तो अच्छे ढंग से नींद आए। क्योंकि अगर आप सॉल्यूशंस को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो रात में आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। इनका कोट ये है कि कोई भी समस्या आ जाए, कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, उससे लड़ना सीखो,
पॉजिटिवली उसके साथ कन्फ्रंट करो, उसको उसके साथ उलझो, उसको सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करो कि जब सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करोगे तो रात में अच्छी नींद आएगी, और अगर सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा तो रात में बेचैनी हो जाएगी, फिर डिप्रेशंस और तरह तरह की अलग अलग चीज़ें होने वाली हैं। इसलिए आपको किसी भी क्राइसिस में आपको सॉल्यूशंस ढूंढना है और पॉजिटिव रखना है। हेल्ड हाई मतलब पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है कि भैया होगा, सॉल्यूशंस निकालेंगे, जो परेशानी ऊपर वाले ने दिया है उसी के पास सॉल्यूशन है, वो आज निकल तो देगा ही। ठीक है। 5th कोट है, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट इट्स ओन माइंड सेट। जिस तरह आयरन है, लोहा है, उसको कोई और चीज़ तो बर्बाद नहीं करता ना, उसमें धीरे धीरे ना रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है, धीरे धीरे वो उसमें क्षय हो जाता है, वो फिर वो लोहे की जो मजबूती है वो ख़त्म हो जाती है। इंसान का भी अगर अपना माइंडसेट उसको एक्सेल नहीं करेगा, उसको संभाल के नहीं रखेगा, उसको जिंदा दिल नहीं रखेगा, तो उसमें रस्ट हो जाएगा, फिर माइंड भी रस्ट हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। बोलते हैं ना तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया है क्या, ये कहावत भी है। तो अगर अपने माइंड को अगर प्यूरीफाई रखना है तो चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा, है ना, कुसंगतियों से बचना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाइफ में अपनानी पड़ेगी। दैट वे यू कैन हैव ए बेटर लाइफ। इसलिए अपने माइंड सेट को भी रस्ट होने से बचाइए, दिमाग को भी जंग लगने से बचाइए। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ मैं देख रहा था, बिहार में के सारण में, पता नहीं बक्सर के आसपास सारण में लोग मर गए, 30, 40, 50 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। अब उसके दिमाग में तो कहीं ना कहीं तो जंग ही लगा है ना, जो शराब पी रहा है, पौवा पी रहा है, वो 10-20 रुपए का लेके मार्केट से, तो उसको पता है मरना है, बट वो मरने तो कोई रोक नहीं सकता उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। माइंडसेट में, दिमाग में भाई साहब जंग लग गया है। जैसे लोहे में एक बार जंग लग जाती है, लकड़ी में घुन लग जाती है तो उसे खोखला कर देती है। दिमाग में भी अगर जंग लग गया, घुन लगा, तो दिमाग भी खोखला हो जाएगा और आपका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। इससे बचिए। 5वां कोट हो गया। 6 पढ़ रहा हूँ। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। अब ये जो कोट है उसमें रतन टाटा जी कह रहे हैं कि भाई मेरा कोट नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इनके जो डिसीजंस है कंपनी को रिवाइवल करने के लिए, कंपनी की बुनियाद बनाने के लिए और अलग अलग फैसले लेने के लिए, तो इनके ऊपर ये कोट सूट किया, क्योंकि इन्होंने कहा एक जगह इंटरव्यू में कि भाई मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। बोलना ही नहीं है, इनके किए गए काम ही ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई पहले ये काम करते थे, बाद में उसमें कुछ डिसीजंस को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करके उसको सही कर देते, एक्सेल कर देते थे। क्योंकि टाटा की आप देखेंगे ना, हार्डली 1-2 कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे टाटा इंडिकॉम या टाटा पावर वगैरह। एवरीथिंग इज़ एन एक्सेलेंस। हर डिसीजंस आप बोल ही नहीं सकते। 86 वर्ष में इनकी डेथ हो गई है, तो कम से कम मैं मान के चलूँ 50-60 साल तो इन्होंने कहीं ना कहीं कंपनी को संभाला होगा, देखा होगा, डिसीजन लिया होगा। भाई खानदान का वारिस है, इतनी बड़ी कंपनी को कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। तो इसलिए ये कोट इन पे अप्लाई होता है। अब इन्होंने ऐसा कहा नहीं है, बट इट सूट्स टू ओनली मिस्टर रतन टाटा, उनके ऊपर ही लगता है ये। द नेक्स्ट वन इज़ योर फॉल्ट इज़ ओनली योर्स, द फेलियर यू गेट इज़ ऑल्सो योर्स ओनली, डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर दिस, करेक्ट योर मिस्टेक एंड मूव फॉरवर्ड। आप कभी कभी कंप्लेन करते हैं, अरे यार मेरे को ऐसा मिला नहीं, मैं तो गरीब था, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अच्छे स्कूल में मेरे को स्कूलिंग नहीं किया। ये आप जो है ना, ये आपका किस्मत है, उसको समझिए और उसको सुधारने की भी जिम्मेदारी आपकी है। आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बचपन में था तो लाइटें नहीं थी तो मैं लालटेन में पढ़ नहीं पाया, मच्छर काटता था, मैं शहर में आया तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे तो मैं कैसे पढ़ पाऊँ, मैं तैयारी कैसे कर पाऊँ। ये सब बहानेबाजी है। बहानेबाजी करके आप अपने आप को एक्सक्यूज़ करते रहते हैं ज़िंदगी भर, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए अगर आपके पास कोई परेशानी है तो उसको करेक्ट करिए, कोई ना कोई रास्ता ढूंढिए एंड देन आगे बढ़िए लाइफ में। नहीं तो अब जैसे कि जैसे ही रह जाएंगे। जैसे रिक्शा वाला कभी कभी बात करते हैं, बोलता है 30 साल पहले रिक्शा चलाता था, अभी भी रिक्शा ही चला रहा है। तो इस माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। इस माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ख्वाब बड़ा है, अगर आपको बड़े मुकाम को पाना है तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। अभी बता रहा हूँ फिर, all of us do not have equal talent, yet all of us have equal opportunity to develop own talents। ज़रूरी नहीं कि सबके पास सेम टैलेंट हो, हर कोई आइंस्टाइन यहाँ पे नहीं है, हर कोई न्यूटन नहीं है। लेकिन भाई साहब टाइम तो सबके पास 24 घंटा ही है ना। कोई सी घंटा 24 घंटे में कोई 7-8 घंटे सब सोना है, सबको बाथरूम जाना है, टॉयलेट जानी है, पेशाब करनी है, नहाना है, बात करना है अपनों से। ये सारे काम तो कंपलसरी है जो लोग कर रहे हैं ना।
उसी में वो टाइम निकाल के अपने लिए बेहतर कर रहे हैं। आपको वैसे भी टाइम निकालना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि मेरे पास ये टैलेंट नहीं है, टैलेंट का एक्विजिशंस होता है ना, कुछ चीज़ें कुदरती होती है। खैर जैसे अगर मैं गाना गाता हूँ तो ये ऊपर भगवान का ऊपर दिया हुआ वरदान है, ये सिंगिंग, ये वॉइस है, वरदान है। लेकिन अगर मेरा शौक इंडस्ट्री में है, म्यूज़िक में है, तो मैं अगर गा नहीं पाता हूँ, भगवान ने मेरे को गाने को का नहीं दिया और फिर भी मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, तो मैं म्यूजिशियन बन जाऊँगा, मैं इंस्ट्रूमेंट सीखूँगा, इंस्ट्रूमेंटल में चला जाऊँगा, अगर मुझे म्यूज़िक में रहना है तो। कहने का मतलब ये है, certain things can be acquired, can have acquisitions, certain things can be learned, even most of the things can be learned, can be polished, can be excelled, can be trained। तो अपॉर्चुनिटी सबको सेम ही मिलता है, थोड़ा इधर उधर चलता है, तो अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और अपॉर्चुनिटी को लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, है ना। आई एडमायर पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल, बट इफ दैट सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड through too much ruthlessness, then I may admire that person, but I cannot respect him। कहते हैं कि जीवन में आप सक्सेसफुल है, अच्छे पैसे आपने बनाया है, उद्योगपति हैं, धनाढ़ हैं, लेकिन अगर वो पैसे, वो सारी चीज़ें लोगों को बर्बाद करके, लोगों को परेशान करके ली गई है, तो मैं आपको एडमायर तो कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरी नज़र में आपका रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। अब जैसे कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चौस्की, सुब्रतो राय सहारा, किंगफिशर के मालिक कौन है, विजय माल्या। इन लोगों ने लोगों के पैसे लूटे, बैंकों के पैसे लूटे, जो कि पब्लिक मनी था, लोगों को झूठे वादे करके फंसाया, चिटफंड टाइप की कंपनीज खोल के, जैसे सहारा की बात कर, तो पैसे वाले तो बन गए। ललित मोदी कोई भौगरा किस्म का आदमी और बाहर रहता है, तो पैसे वाले हैं, सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो जाता है तो सब उसको गाली देते हैं, नहीं, अभी वो अच्छा वेल मेंटेन है, पैसे वाले हैं, सब कुछ है। एक तो IPL चला रहा है, RCB करके उसका फ्रेंचाइज है। लेकिन रतन टाटा जी के कहना है कि ऐसे लोगों के प्रति मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, और आप भी ऐसे ही मान के चलिए। समाज में कुछ लोग पैसे गला काट के कमा रहे हैं, फिरौती मांग के कमा रहे हैं, एक्सटॉर्शन से कमा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको मानेंगे, ठीक है भाई तुम्हारे पास पैसा है, जैसे भी है, लेकिन रिस्पेक्ट खत्म हो जाता। और रतन टाटा जी ने ये अर्न किया है एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। काफ़ी कम ही लोग इंडिया में हो गए जिसको इस तरह का अटैचमेंट रहा हो लोगों के प्रति। रतन टाटा इज़ वन ऑफ दैम, इवन द टॉप ऑफ दैम। अगर दो चारों लोगों का नाम लूँ, जैसे इन्फोसिस के मालिक हुए, अजीम प्रेम जी हुए, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी में, और उनको लोग अलग ही दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि दे हैव गिवन समथिंग टू द सोसाइटी। जितना लिया उससे ज़्यादा दे दिया, समर्पण रहा, ये हुई बात। द डे आई एम नॉट एबल टू फ्लाई विल बी अ सैड डे फॉर मी। हमारे ख्याल से ये सैड डे हमारे लिए भी है, जिस दिन इनकी मौत हो गई। और ये कहते हैं कि जिस दिन मुझे लगा कि मेरा मोराल ख़त्म हो गया, स्टोरी का मतलब ये है, कोट का मतलब है कि जिस दिन मुझे लगा कि मैं फ्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उड़ना की बात नहीं कर रही है, क्या जिस दिन लगेगा कि मैं अब जो चीज़ सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, मेरे जहन में, मेरे विचार में, मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं जो मैं चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए वो दिन अच्छा नहीं है। तो ये कहानी रही रतन टाटा की। ये सारे कोट्स कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं। कोशिश करिए, अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, कुछ सुधार करने की कोशिश करिए। और इनके द्वारा किए गए काम, अब क्या बोलूँ, ये कहीं जा रहे थे अपनी कार से, इन्होंने देखा कि एक स्कूटर पे पति पत्नी और 2 बच्चे बड़ी मुश्किल से स्कूटी से जा रहे हैं स्कूटर पे, तो इनको बड़ा तकलीफ़ लगा वो देख के। तो इन्होंने सोचा कि अरे यार, एक कॉमन मिडिल क्लास आदमी कार तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इस सोच के ले आगे चले वो, और उन्होंने टाटा नैनो कार बना दी। 1.25 लाख, लखटकिया कार बोलते हैं। एक मिडिल क्लास जो 1.25 लाख में बाइक खरीदता है, स्कूटर खरीदता है, वो 1.25 लाख रुपये दे के एक कार में जा सकता है, थोड़ा सेफ रह सकता है, अब बच्चों को पीछे बैठा सकते हैं, पति पत्नी आगे बढ़ के जा सकते हैं। क्या विज़न रहा होगा। जो इंसान जगुआर और रेंज रोवर की बात करता है, उसको परचेज करने की बात करता है, वो कॉमन मैन के बारे में भी सोच रहा है। ये बड़ी सोच है, ये बड़ी विशाल है। एंड फॉर दैट रीज़न व्हेन ही डाइड वी वर क्राइंग। द मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सब समर्पण होकर देख रहे कि अपना आदमी कोई चला गया। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द लेगेसी ऑफ रतन टाटा। और मेरे ख्याल से
जब तक टाटा ग्रुप रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, हम सब ने टाटा का नमक खाया है, उनको भूलेंगे नहीं, ये बात मान के चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, एंड यू कैन शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स इफ़ यू रियली लाइक द वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।